हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, यानी देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और पूछे जाएंगे आपसे आने वाले एग्ज़ाम में। तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माई फ्रेंड्स, क्योंकि यही चैनल है जो आपको अच्छे से तैयारी कराता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डेबिट नोट इज रिटन इन केस ऑफ। हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग मैं 5 से 10 सेकंड दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और उस वीडियो का आंसर फिर मैं बताऊंगा आपको क्या है। एक तरीके से ये वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस सेट की तरह है और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वीडियो आपको। चलिए देखते हैं। ऑप्शन हैं ओमिशन ऑफ प्राइस ऑफ एन आइटम इन द इनवॉइस, ऑप्शन ए। बी क्या है, अंडर टोटलिंग ऑफ द इनवॉइस होता है क्या डेबिट नोट, अंडर प्राइस्ड इनवॉइस, या फिर ऑल द थ्री कंडीशंस एज मेंशन्ड अबव, या तीनों कंडीशन है ऊपर की। तो दोस्तों डेबिट नोट इज़ रिटन इन केस ऑफ ऑल द थ्री कंडीशंस। ये तीनों कंडीशंस जो ऊपर दी हुई है ना, मेंशन है, वो तीनों की तीनों कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो ओमिशन ऑफ प्राइस ऑफ इन आइटम इन द इनवॉइस, आप कुछ प्राइस को ओमिट कर गए हैं, भूल गए हैं। ठीक है, और इनवॉइस के अंदर अंडर टोटलिंग कर दी है आपने इनवॉइस की, या प्राइस्ड अंडर प्राइस्ड इनवॉइस है। तो इस तरह के केसेस में डेबिट नोट बनाया जाता है, रिटर्न किया जाता है। नाउ सेकंड, इन केस ऑफ ओवर बिलिंग द सेलर सेंड्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द बायर। यानी ओवर बिलिंग के केस में सेलर सेंड करता है कौन सा डॉक्यूमेंट बायर को। तो ऑप्शन है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सी है ओवर अमाउंटिंग चेक, या डी है ओवर अमाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होना चाहिए ऑप्शन दोस्तों? इसमें जो ऑप्शन सही होगा माय फ्रेंड्स वो होगा क्रेडिट नोट, यानी ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। विच स्टेटमेंट इज ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है ए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट सेल्स। ऐसा कुछ होता है या ऐसा तो कुछ नहीं होता, डिफरेंस तो होता है। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज़ द कॉपी ऑफ डेटर्स अकाउंट। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कॉपी होती है डेटर्स अकाउंट की। तो ये जो ऑप्शन बी है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सही है, और इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CIF वैल्यू इंक्लूड्स। CIF की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, क्या इंक्लूड करता है CIF की वैल्यू? All expenses up to the go down of buyer. B, nothing except cost, price and octroi. C, cost, price and shipping freight. And D, cost, price, local tax, shipping freight and insurance expense. तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों? इसमें जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, यानी कॉस्ट, प्राइस, लोकल टैक्स, शिपिंग फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ये इंक्लूड होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू में, यानी CIF में। क्वेश्चन फिफ्थ, इनवॉइस इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन। इनवॉइस कब बनाया जाता है? जब एक ट्रेडर सामान खरीदता है। ऑप्शन बी, ए ट्रेडर सेल्स गुड्स टू कस्टमर, जब ट्रेडर गुड्स सेल करता है कस्टमर को। या सी, ए ट्रेडर सेंड गुड्स टू हिज एजेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। या डी, इन ऑल द थ्री कंडीशंस मेंशन्ड अबव। तो इसमें दोस्तों सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है ए ट्रेडर सेल्स गुड्स टू कस्टमर। जब कस्टमर को सेल करेगा एक ट्रेडर गुड्स, तभी इनवॉइस प्रिपेयर किया जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। FOR का मतलब क्या है? FOR का मतलब फ्रेट ऑन रोड या फ्रेट ऑन रेलवेज। सो ए ऑप्शन है कि गुड्स इज बीइंग सेंट बाय रेल। ठीक है, दूसरा है पेमेंट ऑफ गुड्स विल बी मेड ऑन रीचिंग द कंसाइनमेंट एट रेलवे स्टेशन। C, the price of goods includes the expenses up to loading in the railways. या D, the price of goods includes railway freight। तो इसमें ऑप्शन जो सही होना चाहिए दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन सी वाला इसमें सही है कि द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस अप टू लोडिंग इन द रेलवेज, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, एस्टिमेटेड इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन। एस्टिमेटेड इनवॉइस कब बनकर तैयार किया जाएगा? जब ए बायर वांट टू नो द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ गुड्स, जब खरीदार जानना चाहेगा कि एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ गुड्स क्या है। या द सेलर वांट टू गेट द प्राइस ऑफ गुड्स इन एडवांस। सी, द सेलर सेंड्स द गुड्स टू द बायर ऑन द कंडीशन दैट इन केस द गुड्स इज नॉट एक्सेप्टेड इट कुड बी रिटर्न्ड। या डी, सारी कंडीशंस जो दे रखी हैं ऊपर। तो दोस्तों इसमें सारी कंडीशंस में एस्टिमेटेड इनवॉइस बनता है।
यानी जब एक बायर जानना चाहता है कि एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ गुड्स क्या है। दूसरा, सेलर वांट्स टू गेट द प्राइस ऑफ गुड्स इन एडवांस, तब भी एस्टिमेटेड इनवॉइस बनेगा। या तीसरा, द सेलर सेंड द गुड्स टू द बायर ऑन द कंडीशन दैट इन केस द गुड्स इज नॉट एक्सेप्टेड इट कुड बी रिटर्न, वापस हो सकते हैं। सो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, यानी इन ऑल द कंडीशंस मेंशन्ड अबव एस्टिमेटेड इनवॉइस बनता है। क्वेश्चन 8, स्पॉट डिलीवरी का मतलब क्या होता है? देखिए, स्पॉट डिलीवरी का मतलब होता है कि द डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी मेड ऑन द स्पॉट वेयर द ट्रांजैक्शन ऑकर, जहाँ पे लेन देन हुआ है जिस स्पॉट पर, ठीक है, वहीं डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी मेड, उसी को कहते हैं स्पॉट डिलीवरी। यानी स्पॉट डिलीवरी का मतलब है कि द डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी मेड ऑन द स्पॉट जहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ है या होता है। क्वेश्चन 9, फ्यूचर डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स, फ्यूचर डिलीवरी ऑफ गुड्स को क्या कहते हैं? सो इसमें एक डेफिनेट डेट होगी, एक डिसाइडेड फ्यूचर डेट होगी जिसमें गुड्स को डिलीवर्ड किया जाएगा। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसमें कि गुड्स विल बी डिलीवर्ड ऑन ए डिसाइडेड फ्यूचर डेट, उसी को कहेंगे फ्यूचर डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्वेश्चन 10 देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। अगर जिस ने नहीं किया है वो कर सकता है, और जिसने कर दिया है, सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इतना सपोर्ट किया मुझे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फॉरवर्डिंग नोट इज़ फिल्ड अप व्हेन, फॉरवर्डिंग नोट इज़ फिल्ड अप व्हेन, ऑप्शन ए है गुड्स सेंट बाय रेल, गुड्स सेंट बाय ट्रक, गुड्स सेंट बाय गुड्स ट्रेन, या गुड्स सेंट बाय पैसेंजर ट्रेन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है गुड्स सेंट बाय पैसेंजर ट्रेन, यानी ऑप्शन डी वाला जो है वो बिल्कुल सही है कि फॉरवर्डिंग नोट इज़ फिल्ड अप व्हेन, जब गुड्स भेजे जाते हैं पैसेंजर ट्रेन के द्वारा। नेक्स्ट है इंडेमनिटी बॉन्ड इज़ फिल्ड अप व्हेन, इंडेमनिटी बॉन्ड इज़ फिल्ड अप व्हेन, ऑप्शन ए है रेलवे रिसिप्ट इज लॉस्ट, लेजर गुड्स रिसीव्ड द सेंट बाय रेल, टेयर ऑफ अ चेक और ड्राफ्ट, या अंडर ऑल द कंडीशंस मेंशन्ड अबव। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें इंडेमनिटी बॉन्ड फिलअप किया जाएगा? ये कब किया जाएगा? तो रेलवे रिसिप्ट इज लॉस्ट, जब रेलवे रिसिप्ट खो जाएगी तब फिल्ड किया जाएगा इंडेमनिटी बॉन्ड। अकाउंटिंग सेल्स इज प्रिपेयर्ड बाय, अकाउंट सेल्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय, अकाउंट सेल्स किसके द्वारा बनकर तैयार होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों एजेंट, यानी ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। 13, द एजेंट हु बेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट सेल्स, ऐसा एजेंट जो बेयर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्रेडिट सेल्स की, उधार बिक्री की, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों डेल क्रेडर एजेंट, यानी ऑप्शन सी वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी सही है कि ऐसा एजेंट जो बेयर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट सेल्स की, उसी को कहते हैं डेल क्रेडर एजेंट। क्वेश्चन 14, द रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी व्हेन आर्टिकल्स आर सेंट बाय पोस्ट ऑफिस इन केस ऑफ, ऑप्शन ए है द वेट ऑफ द पार्सल, जब 500 ग्राम हो, यही सही है। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है कि जब वेट पार्सल का 500 ग्राम होगा तभी रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है व्हेन आर्टिकल्स आर सेंट बाय पोस्ट इन केस ऑफ द वेट ऑफ द पार्सल इज़ 500 ग्राम। और बाकी सब गलत है कि द ब्रेल लिटरेचर इज़ बीइंग सेंट, ये गलत है। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन फॉर सम नॉन स्टैचुरी वर्क, ये भी गलत है। तो जो सही है वो ये है कि द ऑप्शन ए कि द वेट ऑफ द पार्सल जब 500 ग्राम का होगा, उस केस में रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है आर्टिकल्स का, जब पोस्ट से भेजे जाएंगे। मनी कैन नॉट बी सेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस बाय, मनी पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजा जा सकता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? कैन नॉट बोला गया कि कैन नॉट बी सेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस। सो इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों वो है VPP, यानी कि ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन सही हैं। बाकी ये जो इसमें पूछा गया था कि कैन नॉट बी सेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो VPP। पोस्ट ऑफिस डील्स विद, पोस्ट ऑफिस डील करता है किससे? लाइफ इंश्योरेंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट कूपन्स, या नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, यानी नन ऑफ दी अबव बिल्कुल सही राइट आंसर है कि पोस्ट ऑफिस डील करता है विद, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वैल्यू पेबल पार्सल, VPP, इसको फुल फॉर्म होती है वैल्यू पेबल पार्सल। इसको क्या कहते हैं? इज़ ए स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस टू फैसिलिटेट द बिजनेसमैन, स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस टू फैसिलिटेट द बिजनेसमैन, यानी ऑप्शन वाला बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन 18th, an article valuing rupees 2000 is sent through post office insured for rupees 2800. In case of loss of the article, the post office will be responsible for payment of 2000 रुपये तक, 2800 रुपये तक, 2400 रुपये तक, एवरेज ऑफ ए एंड बी दोनों को जोड़कर डिवाइड दे दिया होगा 2 से, तो एवरेज आया 2400, या नथिंग, कोई भी कुछ भी नहीं। तो दोस्तों 2000 रुपये तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? पोस्ट ऑफिस की। यहाँ पे पूछा गया था कि ये आर्टिकल है जिसकी वैल्यू है 2000, भेजा जाता है थ्रू पोस्ट ऑफिस, इंश्योर्ड फॉर रुपीज़ 2800। इन केस ऑफ लॉस ऑफ आर्टिकल, लॉस हो जाता है अगर आर्टिकल का पोस्ट ऑफिस से, द पोस्ट ऑफिस विल बी रिस्पॉन्सिबल, पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार होगा कितने पेमेंट के लिए? तो अप टू 2000 रुपये तक के पेमेंट के लिए। कैन बी सेंड थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स, तो इसमें जो राइट आंसर है वो दोस्तों है स्मॉल अमाउंट्स, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, छोटे छोटे अमाउंट्स। सेंडर गेट्स अ रिसिप्ट बैक व्हेन मनी इज सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस बाय, तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मनी ऑर्डर, यानी सेंडर को मिलती है एक रिसिप्ट मिलती है, ठीक है, जब मनी इज सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस, जब पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी को सेंड किया जाता है, ठीक है, बाय मनी ऑर्डर। विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर के बारे में सही नहीं है माय फ्रेंड्स। तो पोस्टल ऑर्डर के बारे में जो सही नहीं है वो सारे के सारा ही सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि विच इज़, इसमें पूछा गया है कि कौन सा विच इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं है, करेक्ट नहीं है इन केस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, तो इसमें से जितने ऊपर के स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, ट्रू हो जाएंगे कि ये सही नहीं है। दीज कैन बी क्रॉस्ड, ठीक है, दीज कैन बी क्रॉस्ड, दीज कैन रिलेट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, दीज कैन बी एनकैश्ड आफ्टर 6 months बट अप टू 1 year। The safe and cheapest method of sending rupees 5000 from Delhi to Mumbai will be, सेफ और चीपेस्ट मेथड क्या होगा भेजने का 5000 रुपये दिल्ली से मुंबई तक? विल बी क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट, यानी ऑप्शन सी वाला जो है इसमें बिल्कुल सही है। विच इज़ ट्रू इन केस ऑफ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के केस में कौन सा सही है? तो दीज कैन बी सेंट थ्रू टेलीग्राफ्स, इनको भेजा जा सकता है टेलीग्राफ्स के द्वारा, ठीक है, तो ये सही है, सही है, ट्रू है मनी ऑर्डर के केस में। फोनोग्राम मीन्स, फोनोग्राम का मतलब क्या होता है? सेंडिंग टेलीग्राम्स ऑन टेलीफोन्स, टेलीग्राम्स को भेजना टेलीफोन्स पर, ठीक है, तो ये सही है, इसी को कहते हैं फोनोग्राम। कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर, कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन जो है वो दोस्तों बी वाला सही होगा, यानी सेंडिंग टेलीग्राफ इन साइफर, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि सेंडिंग टेलीग्राफ इन साइफर। नेक्स्ट है 26 पे आते हैं अब। 26 क्वेश्चन है, फॉरेन ट्रेड अब शुरू हो रहा है दोस्तों, तो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी देखिए। 67 है टोटल क्वेश्चंस, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़, इंटरनेशनल ट्रेड का बेस क्या है? सो इसमें ऑप्शन जो होना चाहिए वो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन ए वाला आपके हिसाब से सही होना चाहिए कि द कंजम्पशन ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स वेराइज इन डिफरेंट कंट्रीज़, यानी ऑप्शन ए वाला सही है, यही है बेस इंटरनेशनल ट्रेड का। बाकी जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं बी सी डी वो गलत ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन 27, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी बिकम्स इसेंशियल व्हेन,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी कब इसेंशियल होती है? जब द लेबरर्स एडॉप्ट द टैक्टिक्स ऑफ स्ट्राइक्स, घेरास एक्सेट्रा फॉर देयर डिमांड, ठीक है, तब इसेंशियल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी। क्वेश्चन 28, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में? कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों सही है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी BOP के बारे में? इज ट्रू इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पहला ऑप्शन है इट इज़ ऑलवेज फेवरेबल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, in this head both visible and invisible imports and exports are included, और डी ऑप्शन है it has no relationship with balance of trade। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए? इसमें जो ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों वो है in this head both visible and invisible imports and exports are included, यानी ऑप्शन सी वाला जो है इसमें बिल्कुल सही होगा। द पॉलिटिकल बेस ऑफ फॉरेन ट्रेड इज, पॉलिटिकल बेस क्या है फॉरेन ट्रेड का, विदेशी व्यापार का? इम्प्रूव करना पॉलिटिकल रिलेशंस को, विल ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, या सारे के सारे? तो दोस्तों सभी हैं इसमें, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही ऑप्शन है। टू इम्प्रूव पॉलिटिकल रिलेशन, विल ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। क्वेश्चन 30, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में? बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में स्टेटमेंट सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए ही सही नहीं है कि इन दिस हेड बोथ विजिबल एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड, ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सारे सही है कि इन दिस हेड द डिटेल्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर गिवन, ये सही है बैलेंस ऑफ ट्रेड के रिगार्ड में, और ये भी सही है कि दिस इज़ ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही हिस्सा होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नॉट प्रमोट द एक्सपोर्ट? इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ प्रमोट नहीं करेंगी एक्सपोर्ट को? तो ऑप्शंस हैं इंक्रीज इन द इंटरिम वैल्यू ऑफ मनी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, प्रोवाइड लोन्स एट लेजर इंटरेस्ट रेट फॉर एक्सपोर्ट्स, या इंटरिम डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा माय फ्रेंड्स वो होगा इंक्रीज इन द इंटरिम वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और यही ऑप्शन प्रमोट नहीं करता है एक्सपोर्ट को, विल नॉट प्रमोट द एक्सपोर्ट, यही पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इसमें सही है कि ये प्रमोट नहीं करेगा इंक्रीज इन द इंटरिम वैल्यू ऑफ मनी। जबकि जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, ये प्रमोट करते हैं, प्रोवाइड और करेंगे, प्रोवाइड लोन्स एट लेजर इंटरेस्ट रेट फॉर एक्सपोर्ट, ये भी प्रमोट करता है, और इंटरिम डिवैल्यूएशन ऑफ मनी ये भी प्रमोट करता है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को, या करेगा, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ करेंगी बी और सी और डी, जबकि ए एक्टिविटी जो है ऐसी वो प्रमोट नहीं करेगी एक्सपोर्ट को। क्वेश्चन 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन है कि मैनेजेस फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, या सारे के सारे ऑल ऑफ दी अबव? सो इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, यानी ये सारे के सारे सही हैं कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये मैनेज करते हैं फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है भाई, बता सकते हैं ये तो आप कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है विदेशी व्यापार का? इसका मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना गुड्स और सर्विसेज का दो देशों के बीच में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज। क्वेश्चन 34, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द री एक्सपोर्ट बिजनेस? क्या इंक्लूड होगा री एक्सपोर्ट बिजनेस में? री एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या चीज़ इंक्लूड होगी दोस्तों? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या नन ऑफ द अबव? तो इसमें जो इंक्लूड होगा री एक्सपोर्ट बिजनेस में वो है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ऑप्शन सी वाला जो है दोस्तों इसमें सही है। द प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्टार्ट्स विद, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स की, वो स्टार्ट होती है किससे? वो स्टार्ट होती है डिमांड नोट से, यानी ऑप्शन बी ए वाला जो है, ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्टार्ट विद डिमांड नोट।
इंपोर्ट लाइसेंस इज कॉल्ड, इंपोर्ट लाइसेंस को क्या कहते हैं, उसको इंडेंट कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल इसमें सही है। बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग क्या है, एक सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ लेडिंग इज ए सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन इज रिटन बाय एक्सपोर्टर, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन इज रिटन बाय एक्सपोर्टर। FOB प्राइस, यानी इसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड, FOB की फुल फॉर्म होती है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, क्या इंक्लूड करता है, ऑक्ट्राई चार्जेस को, दूसरा एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू शिप, expenses up to loading of goods in the ship, और all the expenses incurred from the sailors go down to buyers go down। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ना माय फ्रेंड्स वो है expenses up to loading of goods in the ship, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। दोस्तों जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ वो ज़रूर देख लिया करिए, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में बेनिफिट करेंगी, हेल्प करेगी आपको ये वीडियोस। इनमें से जो भी क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, आपसे पूछता हूँ, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और नेक्स्ट वाली जो वीडियोस मैं लेकर आऊँगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो वो भी देख लिया करिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल सेंडिंग गुड्स थ्रू शिप टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करती है इसेंशियल, डिपेंड्स ऑन इसेंशियल, यानी ऑप्शन डी सही है। वाइल सेंडिंग गुड्स थ्रू शिप टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी डिपेंड्स ऑन इसेंशियल। The charter party in the name of contract between a ship company and exporters, क्या, या bill of lading, या invoice of imported material, या contract between an insurance company and exporters। कौन सा ऑप्शन सही होगा चार्टर पार्टी के बारे में? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, यानी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए शिप कंपनी एंड एक्सपोर्टर्स, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। 42 ऑन डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टेंस, इसको D/A बोला गया है, ऑफ बिल द बैंक डिलीवर्स द लेटर ऑफ अथॉरिटी टू द इम्पोर्टर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ऑन पेमेंट ऑफ बिल, या ऑन डिसऑनर ऑफ बिल? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। ऑन डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल द बैंक डिलीवर्स द लेटर ऑफ अथॉरिटी, किसको, टू द इम्पोर्टर, कब, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, जब बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एंट्रीपोर्ट मीन्स क्या होता है, एंट्रीपोर्ट का मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट, जब आपने गुड्स को इंपोर्ट किया था उसके बाद उसको क्या कर दिया जा रहा है, री एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वही गुड्स कहलाते हैं एंट्रीपोर्ट, इसी को कहते हैं एंट्रीपोर्ट, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट। क्वेश्चन 44 फॉर इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स, फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स द लाइसेंस इज कॉल्ड, इस तरह के लाइसेंस को क्या कहेंगे? फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स द लाइसेंस इज कॉल्ड बिल ऑफ लेडिंग, इंपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, या इंडेंट? तो फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स द लाइसेंस इज कॉल्ड, इसको लाइसेंस को कहा जाता है इंडेंट, यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल इसमें सही है। क्वेश्चन 45 द इम्पोर्टर हैज़ टू फिल अप द शिपिंग बिल इन, द इम्पोर्टर हैज़ टू फिल अप द शिपिंग बिल इन ट्रिप्लिकेट, यानी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। द कैप्टन ऑफ शिप इशूज़ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, कैप्टन इशू करता है शिप का क्या डॉक्यूमेंट, कौन सा, रिसिप्ट गुड, जब गुड्स को रिसीव करेगा ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स इन द शिप, कौन सा, उस रिसिप्ट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैप्टन रिसिप्ट, यानी ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 1982 में हुआ था, 1 जनवरी 1982, ऑप्शन डी सही है। 48 द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ऑप्शन है लोन बिफोर लोडिंग ऑफ गुड्स इन द शिप, बी ऑप्शन है आपके पास कि री लोनिंग फैसिलिटीज़ टू मैराइन बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल अब्रॉड, या सारे के सारे फंक्शन सही हैं। तो इसमें दोस्तों सारे के सारे फंक्शन सही हैं, यानी उसमें रीलोडिंग फैसिलिटीज़ टू मैराइन बैंकिंग भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल अब्रॉड भी आ जाएगा, लोन बिफोर लोडिंग ऑफ गुड्स इन द शिप भी आ जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फंक्शन होते हैं ये।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है यानी एक्सिम बैंक है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके कार्य क्या क्या हैं, तो लोन बिफोर लोडिंग ऑफ गुड्स इन द शिप ये भी है, री लोनिंग फैसिलिटीज़ टू मैराइन बैंकिंग ये भी है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल अब्रॉड ये भी है। हु इशूज़ द कैप्टन रिसिप्ट, कैप्टन्स की रिसिप्ट कौन इशू करता है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में आया था और घुमा फिरा के बोल दिया गया, तो कैप्टन ऑफ शिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, ऐसा रेट, द रेट एट विच द करेंसी ऑफ ए कंट्री इज एक्सचेंज इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, यानी ऑप्शन सी वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऐसा रेट एट विच द करेंसी ऑफ ए कंट्री इज एक्सचेंज इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, इसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। The cold parity rate shows the general trend of exchange rates, but in practice the exchange rate is not similar to gold parity rate. उसके पीछे कारण क्या है, कारण पूछा गया है, बताना है कारण क्या है, क्या हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, चेंजेस इन ट्रेड बैलेंसेस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस, दखलंदाजी गवर्नमेंट की, और या डी सर्कुलेशन ऑफ सब्सिडरी मनी इन द कंट्रीज वेयर गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैज़ बीन एडॉप्टेड। क्या ऑप्शन होगा इसका सही, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है चेंज इन ट्रेड बैलेंस, यही कारण है, यही रीज़न है, ठीक है। गोल्ड पेरिटी रेट दिखाता है, शो करता है जनरल ट्रेंड ऑफ एक्सचेंज रेट, बट इन प्रैक्टिस एक्सचेंज रेट जो है वो सिमिलर नहीं होता है गोल्ड पेरिटी रेट से, तो यही कारण है कि चेंज इन ट्रेड बैलेंसेस। नेक्स्ट है दोस्तों, द फ्लक्चुएशंस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज में टेक प्लेस, the fluctuations in the rate of exchange may take place up to the points of golds, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। the acceptance for foreign exchange for import of goods is given by, इसको किसके द्वारा दिया गया है, ये है RBI, यानी the acceptance for foreign exchange for import of goods is given by RBI, Reserve Bank of India। 54th क्वेश्चन क्या है कि मेंटेन एंड कंट्रोलिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फंड इज़ द फंक्शन, ये किसका फंक्शन है, ये भी फंक्शन कहीं ना कहीं किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही फंक्शन है कि मेंटेन करना, कंट्रोल करना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फंड को, ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है RBI का। नेक्स्ट भैया देखते हैं और क्या है दोस्तों। 55 द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जिसको STC कहा जाता है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 4 तरह के ऑप्शन है, कौन सा है बताइए, कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है, तो और कौन सी तारीख में हुआ था, कौन सा महीना था, तो इसमें जो ऑप्शन है ए वाला सही है, 18 मई 1956, यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC जिसको कहा जाता है वो इस्टेब्लिश किया गया था 18 मई 1956 को। मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC जिसको कहा गया था वो इस्टेब्लिश हुआ था कब, वो इस्टेब्लिश किया गया था 26 दिसंबर 1963 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही है। इस्टेब्लिशमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन STC, MMTC, STC एंड MMTC या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो है STC एंड MMTC, दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इसमें जो ऑप्शन है इस्टेब्लिशमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो इसमें ऑप्शंस हैं STC और MMTC। STC की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी कि द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, और MMTC जिसको कहा जाता है मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC, वो इस्टेब्लिश किया गया था 26 दिसंबर 1963 में। एक्सपोर्टर्स क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, यानी जिसको ECGC कहा जाता है, एक्सपोर्टर्स क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, इस्टेब्लिश किया गया, कब इस्टेब्लिश किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया 15 जनवरी 1964 में, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। फॉरवर्डिंग एजेंट, इसमें एक साथ ही है ये, फॉरवर्डिंग एजेंट इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर या इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्टर जॉइंटली, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है एक्सपोर्टर, यानी अपॉइंटेड बाय एक्सपोर्टर। BOP का मतलब क्या होता है, BOP का मतलब होता है, सभी को पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। लाइबोर इज ए लिबोर क्या है भाई, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, इसकी फुल फॉर्म है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट
इज़ ए स्टैंडर्ड रेट होता है कैपिटल मार्केट के लिए, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ADRs, ADRs स्टैंड्स फॉर, इसकी क्या फुल फॉर्म है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये अधिकतर पूछी जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। GDRs स्टैंड फॉर, GDRs की फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस क्या था ऑप्शन कि ग्रॉस डिपॉजिट रेट, दूसरा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्रॉस डिपॉजिट रेट, या नन ऑफ द अबव। तो GDR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, GDR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, यानी GDR स्टैंड्स फॉर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। SDR स्टैंड्स फॉर, SDR की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विच इज़ द ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होते हैं? तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों सही हैं, इसमें जेड ऑप्शन नहीं है कोई भी। प्राइमेज इज़ इंक्लूडेड इन, प्राइमेज इज़ इंक्लूडेड इन शिपिंग फ्राइट, तो इसमें प्राइमेज किस में इंक्लूड किया जाता है? शिपिंग फ्राइट में। प्राइमेज इज़ इंक्लूडेड इन शिपिंग फ्राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सेक्शंस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स? ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख कर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।